हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आपकी 10th बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और अपने तैयारी को और मजबूती देने के लिए आप मन से अभी से पढ़ाई करने लगिए, क्योंकि लास्ट का 2 महीना ही तय करेगा कि आपकी परीक्षा का रिजल्ट कैसा है। अगर आप अंतिम 2 महीना बहुत ही मन से तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी अभी तक कैसी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। 2 महीना भी ठीक ठाक समय होता है। जो भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ इस प्रकार का 5 बजे सवेरे 50 क्वेश्चन का वीडियो आएगा। इसका केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन का वीडियो में से 50 क्वेश्चन पार्ट 1 पहले आ चुका है। आज 51 से 100 तक करेंगे। अगले सब्जेक्ट फिजिक्स का 1 से 50, 50 से 100 अगला वीडियो। इसी प्रकार सभी विषय का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ हर सब विषय का वीडियो आपको मिलेगा। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान ध्यान रखिएगा, नींबू का पीएच मान होता है 2.4। कभी कभी याद रखिएगा ऑप्शन 2 से 3 के बीच जो भी आएगा नींबू का पीएच मान होगा। जो भी ऑप्शन 2 और 3 के बीच होगा वो नींबू का पीएच मान लगभग 2.4 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। याद रखिएगा। सेब में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में बहुत पूछता है मैलिक अम्ल या मौलिक अम्ल बोलते हैं, मौलिक अम्ल। और क्या पूछता है? एक इसमें पूछेगा डंक, किसी चीज़ के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो डंक में याद रखेगा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। एक पूछता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ध्यान रखिएगा सिरका, सिरका में इथेनोइक एसिटिक अम्ल, एसिटिक या इथेनोइक एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। कहेगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल या मैलिक अम्ल। डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। और सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। कह रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को, सीसा और टीन से मिलकर बनता है फ्यूज। सीसा और टीन, इस फ्यूज को टाका या सोल्डर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाका या सोल्डर। ये क्या है? सीसा और टीना का मिश्र धातु है। 2-3 मिश्र धातु याद रखिएगा। वो मिश्र धातु कौन कौन सी है ध्यान रखिएगा। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम। नाइक्रोम किसका है? तो निकेल और क्रोमियम का, निकेल और क्रोमियम का। एक पूछेगा पीतल, पीतल किसका है? तो पीतल है कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का। एक पूछेगा कांसा, कॉपर और टिन का। कांसा किसका है? कॉपर और टिन का। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा पीतल और क्या कांसा में। पीतल को याद रखेगा पिताजी से, ता कैसे? पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जिंक। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा अच्छा से। अगला देखिए, कह रहा है उस अधातु का नाम बतावे जो विद्युत का सुचालक है। मैक्सिमम अधातु हम जानते हैं कि विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, लेकिन एक अधातु विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है उसका नाम है क्या? ग्रेफाइट। अगला देखिए, सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है के। उसके बाद आता है Na का नंबर। तो के का मतलब कौन सा? पोटेशियम, पोटेशियम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह है कौन सा धातु चमकीला होता है? जबकि जानते हैं हम धातु चमकीला होता है, धातु चमकीला नहीं होता है। लेकिन अब बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा धातु चमकीला होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन जो है अधातु वो चमकीला होता है। अगला कह रहा है विद्युत अपघटन में परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो याद रखिएगा शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है? कैथोड, कैथोड। एक होता है एनोड, कैथोड का मतलब प्लस। और अशुद्ध धातु का जो होता है, अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, एनोड। ध्यान रखिएगा, शुद्ध धातु का कैथोड, अशुद्ध धातु का एनोड। अगला देखते हैं, का किस यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस करना होता है? तो किस यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस करना होता है? जिप्सम। दोनों का सूत्र भी याद रखिएगा। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O।
कह रहा है CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम हुआ, इसको गर्म करते हैं तो CaSO4 इंटू हाफ H2O का निर्माण होता है, प्लस 3/2 H2O जल बनता है, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्यान रखिएगा किसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करना पड़ा। ये जिप्सम का फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, POP बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फार्मूला ध्यान रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला कह रहा है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से काटा जा सकता है वो धातु कौन सा है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुलायम हो सकता है, पूछ सकता है सबसे मुलायम धातु कौन सा है, तो सोडियम है। धातु और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की पतली पर चढ़ाई जाती है, इसे अगले वीडियो में देखे थे, जस्तीकरण यसद लेपन, उसमें क्या कहते थे, लोहा या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे यसद लेपन कहते हैं। जिंक का आंसर है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको कौन सी कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। अगला है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है, कहेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है, धातु जो द्रवावस्था में होता है पारा। पूछेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है, तो आंसर इसका है ब्रोमीन। याद रखिएगा अच्छा से, धातु पूछेगा तो पारा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा, और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सी है, ब्रोमीन। बॉक्साइट किसका एक्स है, बॉक्साइट का अगर फार्मूला आपको याद होगा Al2O3, तो आराम से गेस करते हैं, एल्युमिनियम का एक्स क्या है, एल्यूमिनियम का एक्स है। एक फार्मूला का वीडियो इसके पहले 30-40 इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है उसका प्रोवाइड कर चुके हैं, उसे देखिए, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से कन्फर्म बनेगा। कह रहा है सबसे अधिक तन एवं घात भर धातु कौन सा है, सबसे अधिक तन एवं घात भर धातु जो है वो है सोना। क्यों, क्योंकि सोना 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार। तन का मतलब क्या होता है, तार के रूप में बनाना तन होता है, और पतली चादर के रूप में, पतला चादर के रूप में बदल देना, उसको कहते हैं घात भर। कार्बन क्या है, कार्बन धातु है, उपधातु है, तो कार्बन याद रखेगा अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु। अगला है कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है, तो कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन, बकनेट, फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। तो हम जानते हैं हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। सल्फर का एस का नाम है जिंक सल्फाइड, JDNS बोलते हैं, पूरा नाम क्या है, जिंक सल्फाइड। याद रखिएगा सल्फर के एस का नाम क्या है, जिंक सल्फाइड। अगला देखिए क्वेश्चन, 1 ग्राम सोना से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है, अभी बताएं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिंक प्लस HCl है, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, में से कौन सी गैस निकलेगी, तो क्या होगा, ZnCl2 बनेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। याद रखें कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये अम्ल है, ये धातु है, तो कौन सा गैस निकलेगी, आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हीरा का गलनांक का क्वथनांक कैसा होता है, तो हीरा का गलनांक का क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, हीरा का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। भूप्रपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सा है, तो भूपट्टी में जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है धातु उसमें कभी जंग नहीं लगता है। जंग नहीं लगने वाली कौन सी है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, तो सबसे ज़्यादा प्लेटिनम लिखिए। उसके बाद प्लेटिनम सोना रहेगा तो सोना का क्या होता है, Au। उसके बाद क्या होता है, चांदी को क्या प्रतीक क्या होता है, Ag, चांदी। कहेगा विद्युत का सबसे सुचालक कौन सा है, तो चांदी है। कह रहा है अपघटन में इलेक्ट्रॉन किससे मुक्त होती है, तो इलेक्ट्रॉन किससे मुक्त होती है, याद रखिएगा एनोड से। एनोड और कैथोड क्या होता है, एनोड ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। एक क्वेश्चन अगले में बता चुके हैं। आयनिक यौगिक का उदाहरण दीजिए, तो आयनिक यौगिक कौन सा होता है जिसमें पहला धातु दूसरा धातु रहे, जैसे NaCl, CaCl2, ये सब क्या है, आयनिक यौगिक है। अगला देखिए कह रहा है धातु को पतले तार में खींचने के गुण को क्या कहते हैं, जब धातु को पतले तार में खींचा जाता है उसे तन बोलते हैं, उसे पीटकर पतला चादर बनाया जाता है, उसे आघात वर्ग कहते हैं। तो क्या हो गया, इसे कह रहा है
पतले तार के रूप में खींचने को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, या तन्यता कहते हैं। अगला क्या है? अवर सारणी के उदर्ग, मैंने ऐसा जो कतार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ग कहते हैं। और जो क्षैतिज कतार होता है इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको आवर्त कहते हैं। याद रखिएगा, आवर्त कहते हैं। क्या बोले? अवर सारणी के उदर कतार को वर्ग और क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। याद रखिए, अवर सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? तो वर्ग की संख्या 18 है। आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या 7 है। पूछेगा आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? 18। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। आवर्त की संख्या ध्यान रखिएगा, आवर्त की संख्या कितनी है? 7। अगला है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग के सदस्य को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि यह मिट्टी से निकाला जाता है, प्राप्त होता है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, तो मोसले, जो भी आवर्त सारणी हम लोग देखते हैं मोसले को कहा जाता है। पूछेगा आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है, जबकि मोसले को क्या कहता है? आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व का उदाहरण लिखिए। आवर्त सारणी के शून्य समूह को क्या कहते हैं? शून्य समूह इसको कहते हैं अक्रिय गैस बोला जाता है। इसको कहते हैं नोबल गैस या निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैस, इसको बोलते हैं नोबल गैस, सब इसी का नाम है। या ग्रुप 18 भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? ग्रुप 18 या ग्रुप 16। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? याद रखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं, कह रहा है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसका संरचना सूत्र बनाइएगा तो CH4 बल लगेगा। तो कितने बंध है? गिन लीजिए, 1 2 3 4। तो कितने सहसंयोजक बंध है? आंसर हुआ 4। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले का है उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है, बाकी का परमाणु द्रव्यमान है। किसी का पूछ लेगा, मोसले कहेगा, मान लीजिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। इसके छोड़ के आधुनिक आवर्त सारणी मोसले जिसका नाम है इसका परमाणु संख्या, बाकी का परमाणु कहेगा। डोबेराइनर का आवर्त सारणी कहेंगे मोसले नहीं, आधुनिक नहीं है, तो परमाणु द्रव्यमान होगा। कहेगा मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान होगा। कहेगा न्यूलैंड परमाणु द्रव्यमान होगा। खाली परमाणु संख्या किसका? आधुनिक आवर्त सारणी या मोसले का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या, नाइट्रोजन कितना परमाणु है? 1। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 3। अगर फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? याद रखें, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, बहुत पूछा जाता है। कह रहा है आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज का मतलब इसको कहते हैं आवर्त, और उदर कतार को क्या कहते हैं? उदर कतार को कहते हैं वर्ग। इसकी संख्या भी बताएं, 18 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यहाँ पूछ क्या रहा है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को, इसको पूछ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आवर्त सारणी में कितने तत्व ज्ञात हुए हैं? तो आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या जो है 118 है। कितना अभी तक ज्ञात हुआ है? 118। मेंडलीफ आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या बोले? मोस्टली या आधुनिक आवर्त सारणी रहेगा तो परमाणु संख्या, बाकी का परमाणु द्रव्यमान। परमाणु आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या द्रव्यमान, कुछ भी लिख सकते हैं। कहा ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु है? ओजोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, O3 होता है। तो ऑक्सीजन कितना परमाणु है? ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। आंसर क्या होगा? 3 आंसर। अगला देखते हैं, Mg+O2 MgO में प्रतिफल क्या है? अभिकारक क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक होता है। अब ये अभिकारक हो गया। और कह रहा अभिक्रिया से बनने वाला क्या होता है? ये अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक हुआ।
अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ क्या होता है? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रतिफल क्या है, तो प्रतिफल क्या है? ए वाला है MgO। आंसर क्या होगा? MgO। अगला कह रहा है Mg की संयोजकता बतावे, तो Mg की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या 12 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है? 2 8 8 18 18 32 18 18 32 के रूप में होता है। इसको तोड़िए तो 2 टोड़े 2 8 कितना होगा? 10 10 8 दे देंगे तो 18 हो जाएगा, इसलिए 8 नहीं दे सकते। कितना देंगे? 2 देंगे। तो अंतिम अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे बाहर निकाल सकते हैं 2, या ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 जानना पड़ेगा। आसान कौन सा है? 2 आसान है। तो संयोजकता कितनी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी? 2। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी? 2। अगला देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको सबको पता होगा, जे थॉमसन ने की। कौन? थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं P+ यानी प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन। याद रखिएगा, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन। लेकिन परमाणु के नाभिक की खोज कहेगा, परमाणु नाभिक की खोज क्या बोलेगा? परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट द्वारा, रदरफोर्ड, इसका नाम रखिएगा। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड, लेकिन प्रोटॉन की खोज कौन? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। क्या नाम है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है चैडविक। कह रहा है अगला परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? आ गया परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की। अगला क्वेश्चन है परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणु सिद्धांत या परमाणु की खोज किसने की? तो यह है डाल्टन। क्या है इसका आंसर? डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? या कहेगा परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज, ये भी आंसर क्या होगा? डाल्टन ही होगा, डाल्टन। लेकिन बोलेगा परमाणु शब्द किसने दिया? तो ये कनाद मुनि है, हमारे भारत के हैं कनाद मुनि जो है परमाणु शब्द किसने दिया? तो कनाद मुनि। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? परमाणु की खोज किसने की? तो डाल्टन। परमाणु की खोज किसने की? क्वेश्चन आ गया, परमाणु की खोज किसने की? डाल्टन ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, किसने कहा? ये नील्स बोर ने कहा। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? 2n² होती है, नील्स बोर ने कहा, नील्स बोर। अगला देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन, जिसका संकेत कैपिटल F होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूरा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किस तत्व का होता है? तो याद रखिएगा क्लोरीन। क्या? सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किस तत्व का होता है? क्लोरीन। इसका संकेत क्या है? Cl। अगला देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अभी बोले किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। नील्स बोर तो यही कहा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होगी। अब बोल रहा है तीसरी कक्षा माने n का मान कितना है? 3। n का मान 3 यहाँ पुट कीजिए, 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार के वीडियो रोज़ चाहते हैं तो एक कमेंट, अच्छा सा कमेंट कर दें कि रोज़ हम तैयारी आपके साथ करेंगे, आप वीडियो प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।